हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स 6 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। सीजीएल के क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद अब हम आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट में कह रहा है, एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो अगर आप रेगुलरली हमारे सेशन ले रहे हैं तो अभी 1-2 सेशन पहले मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट कंसेप्ट शॉर्टकट में आपको समझाया था। और अगर जिस भी बच्चे ने वो सेशन देखा होगा तो इस क्वेश्चन को वो चुटकियों में कर लेगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें? एक नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत मैंने बताया था क्या हो जाता है, v माइनस यू। v होती है हमारी नाव की चाल और u धारा की चाल। 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, यानी धारा के विपरीत चाल आ गई आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाती है धारा के अनुकूल, तो ऐड हो जाएगी जो धारा की स्पीड है। कितना आएगा? 36 की दूरी है और कितने घंटे में तय कर रही है? 3 घंटे में तय कर रही है। तो इसमें आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी स्पीड है? जब धारा की दिशा में जा रही है नाव तब तो स्पीड आ रही है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के प्रतिकूल जा रही है तब आ रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा क्या है? शांत जल में नाव की चाल बताओ, यानी जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, स्थिर है आपका वाटर, तब नाव चल रही है तो उसकी चाल बताओ, यानी v की वैल्यू बतानी है। तो दो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स है। v प्लस यू की वैल्यू है 12, v माइनस यू कितनी? 4। तो शॉर्टकट मैंने सिखाया हुआ है। अगर v की वैल्यू निकालनी है तो 2v इज इक्वल टू 16। v की वैल्यू निकल के आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या है? अब आपको एक सीरीज गिवन है, इसके पहले 200 पदों का योग बताना है। ये सीरीज गिवन। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरी एपी तो बन नहीं रही। कैसे? 1 के बाद 5, 5 के बाद 6। एपी क्या होती है? जब हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होता है। तो एपी तो बन नहीं रही। तो क्या आपको कुछ और इस क्वेश्चन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 सीरीज है आपकी। ये देखो 1 और 6, 6 और 5 11, 5 का डिफरेंस है। 11 के बाद कितना है आपका? यहाँ 16 गिवन है। और ये देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 के बाद 20। तो ये आपकी 2 सीरीज बन रही है। मतलब फर्स्ट सीरीज तो बन गई 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस में 16, और ये कंटिन्यू चल रही है। कहाँ तक चलेगी ये? 100 टर्म्स तक। 100 टर्म्स है, ये ध्यान रखना। लास्ट टर्म 100 नहीं है, 100 टर्म्स तक चले। क्यों? उसने कहा है 200 पदों का योग, तो 100 पद इसमें आ जाएंगे, 100 इसमें आ जाएंगे। सेकंड सीरीज कौन सी है? 5 10 15 20। ये आपकी कंटिन्यू चल रही है, अभी चलेगी 100 टर्म्स तक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में यहीं तक आपको समझना है। आगे तो फॉर्मूला लगाना है सम का। पहले इस सीरीज में लगाओगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो निकाल दो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100। फर्स्ट टर्म 1, तो 2 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100। 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5 का, 50 इंटू 2 प्लस में यहाँ कितना आ गया? 99। 99 इंटू 5 495।
497 इंटू 50। इसको हम यहीं पे छोड़ दें, क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो सॉल्व करना है, तो हो सकता है कुछ कॉमन आ जाए, कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। अब सेकंड सीरीज को देख लेते हैं इसी फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म है कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स एज इट इज। फर्स्ट टर्म है आपकी 5 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 100, कॉमन डिफरेंस 5 का है इसमें भी। 50 इंटू 10 प्लस में 495, कितना आ गया? 50 इंटू में 505, दोनों का सम करना है आपको। 497 इंटू 50 प्लस 505 इंटू 50, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अब 50 यहाँ से कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 497 प्लस में 505, तो कितना आ जाएगा? 7 और 5 12, 1002 इंटू में आपका 50 को क्या लिख सकता हूँ? 100/2 लिख सकता हूँ कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए। 2 से इसको काटूंगा, तो ये दिमाग आपको खुद लगाना है। आंसर आपके सामने 50,100, बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर भी 50,100 आपका करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कह रहा है? राज अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो राज अगर 20 दिन में कर रहा है, प्रताप आधे समय यानी 10 दिन में कर देगा। चलते हैं आगे। दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले दोनों की एफिशिएंसी बाय एलसीएम मेथड। क्या कह रहा है? कुल कार्य का 3/5 भाग दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? कुल कार्य कितना है? 20 का 3/5 कितना आ गया? 12। 12 काम उन्होंने करना है मिलके, कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में कर रहे हैं। ये दोनों की एफिशिएंसी होती है। अगर आपको लग रहा हो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो आपको हमारे सेशन इससे पहले देखने होंगे। जिन बच्चों ने हमारे सेशन देखे हैं, मैंने एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाया, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे एपी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, हर एक टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर किया है। तो आप पहले जाकर उन सेशंस को जरूर देखें, उसके बाद आप भी इनका हल चुटकियों में निकालेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अब। 12 काम करना है, एफिशिएंसी 3 की 4 दिन में। 4 दिन आपका आंसर आपके सामने। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना ही टाइम होता है, 1 मिनट भी नहीं होता है एक क्वेश्चन को करने का आपके पास। तो स्पीड को आपको इंक्रीज करना होगा, तभी आप कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ये आपको एक बार ग्राफ गिवन है और इसमें आपसे क्या कह रहा है? नीचे दिए गए दंड आलेख में अलग अलग वर्षों में 2 कंपनियों एल और एम के व्यय को दर्शाया। ये एल और एम आपकी 2 कंपनी है जिनमें एक्सपेंडिचर खर्चा यानी व्यय को दर्शाया। ठीक है, अलग अलग वर्षों में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये y1 से लेके y5 तक आपके वर्ष गिवन है यानी ईयर्स गिवन है। वो कह रहा है y2 वर्ष में कंपनी एल का व्यय y3 वर्ष में कंपनी एम के व्यय का 33.33% है। क्या ये बात सच है या फिर झूठ है? इसमें पूछा आपसे ये। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहा है? y2 में कंपनी एल का और y3 में एम का व्यय। तो y2 में अगर एल का मैं व्यय देखूं, 2 कंपनियां एल और एम का दिखाया आपका, जो डार्क वाला है वो एल का है। तो y2 में एल का आप देख सकते हैं व्यय है 400। ठीक है, और y3 में एम का व्यय, y3 में एम का 600। कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये आ रहा है 66.66%। इसने क्या बोला है? y2 में कंपनी एल का व्यय y3 में एम के व्यय का 33.33% है। तो ये 33.33 तो मेरे को दिख नहीं रहा, उससे डबल दिख रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो है आपका गलत होगा। यानी फर्स्ट जो उसने स्टेटमेंट दी है वो आपकी गलत है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है y5 वर्ष में कंपनी एम का व्यय, y5 में एम का व्यय
कितना है 300। वाई फॉर्म में कंपनी एल के व्यय का 100% है। वाई फॉर्म में कंपनी एल, वाई फॉर्म में एल कितना है 300, उसका 100% क्या है, बिल्कुल 100% है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आजकल बहुत पूछ लेता है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चले आगे। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ में क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनाव, अभी अभी आपके चुनाव खत्म हुआ है, तो उसी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों के 25% और दल सी को शेष मत प्राप्त हुए। उन्हें क्या कह रहा है, और दल सी को दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 यहाँ पे आप जो है लेट कर सकते हैं कि क्या है, 3 दल है यहाँ पे, यानी 3 पार्टीज है आपकी ए बी सी। ये टोटल वोट हो गए 100%, ए पार्टी, बी और सी। क्या कह रहा है, जो ए पार्टी है उसको तो मिले हैं 30%, ए को 30, बी को 25 और सी को शेष। शेष कितने बच गए, 100 में से 55 तो चले गए, 45 बच गए। और इसके बाद कह रहा है कि ए को कि क्या कह रहा है, उन्होंने दल ए से 9000 अधिक प्राप्त हुए, उन्हें मतलब सी के साथ ही स्टेटमेंट जुड़ी हुई है, सी को है जो ए से 9000 अधिक प्राप्त हुआ है। यहाँ कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 15%। 15% किसके इक्वल है, 9000 के। 1% 600 के, 100% 60000 के, यानी कुल मत आपके कितने थे, 60000। हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या 25%, 60 का 25% आप बखूबी जानते हैं 15000, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, 15000। सबसे सिंपल, सबसे आसान मेथड, सबसे शॉर्ट मेथड। स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलिए, तुरंत आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं फटाफट से सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है स्पीड का, लेकिन डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप इसको। स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं, अब क्या कह रहा है, राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। टोटल टाइम गिवन है सबसे पहले कितना, 6 घंटे। आगे क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर दूरी पर है, तो लिख दिया डिस्टेंस कितना है, 250। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, पेपर में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने का, ना इतना टाइम आपके पास होगा। आगे कह रहा है, यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया, किस दूरी का, जो टोटल दूरी है, 3.5 भाग तय कर लिया, यानी 150 किलोमीटर उसने तय कर लिया। 150 किलोमीटर कितनी देर में तय किया, 3.5 घंटे में। तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी चाहिए। तो कह रहे जो नियत समय यानी टोटल आपका टाइम था 6 घंटे, उससे आधा घंटा पहले पहुंचना है, यानी 5.5 घंटे में पहुंचना है। 5.5 घंटे में आपको पहुंचना है। 5.5 में से 3.5 तो यहाँ ले लिए, बच गए 2 घंटे।
2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करना है? 150 तो तय कर चुके हो, 250 में से 100 बच गए। 2 घंटे में तय करना है, चाल बता दो फटाफट से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आपके सामने, यही पूछा था क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th में कह रहे हैं एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है। फादर, मदर और सन, कितना अनुपात है? 8:5:2। चलते हैं अब आगे। पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु 48 है। पिता की 48 यानी 8:48। एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास 6 निकल के आ गई। माता की कितनी होगी करंट आयु? 30 और पुत्र की 12। तीनों की आयु आ गई करंट। हमसे पूछा 3 साल बाद औसत आयु फैमिली की, 3 साल बाद बतानी है, तो तीनों में 3-3 वर्ष ऐड हो जाएंगे। 51 साल प्लस 33 साल प्लस में 15 साल। 51 और 33 हो गया 84, 84 प्लस 15 99। 99 आ गई कुल आयु तीनों की 3 वर्ष बाद। हमें पूछा एवरेज। एवरेज आप जानते हैं टोटल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। 3 पर्सन है, 33 साल, तो 33 वर्ष क्या होगी औसत आयु 3 वर्ष बाद। ठीक है साथियों, तो इस टाइप से हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो जुड़े हमें से रोज दोपहर को 12 बजे। और उम्मीद मेरे को है कि आप इन सेशन को अगर देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा पेपर में, लेकिन ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन को करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे। अब 8th में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। 8th में कह रहा है यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 रुपये प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन ₹450 प्रति कर्मचारी है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 रुपये प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? एक और अच्छा क्वेश्चन, और इसमें आपका कौन सा कंसेप्ट लगेगा एक बार फटाफट से गैस करें। अभी मैंने पिछले सैटरडे आपका सेशन लिया था मिक्सचर एलिगेशन का, तो इसमें आपका एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा और उस कंसेप्ट से मुश्किल से 5 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे वो भी बता देता हूँ। क्या कह रहा है? औसत वेतन पूरी कंपनी का दिया होगा 350, तो मैंने आपको बताया था जो पूरी किसी भी वैल्यू कंप्लीट हो वो बीच में आती है। 10 कर्मचारियों का 450 और 10 का 250 है। 450 और 250, ये कर्मचारी है 10, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कितना आ जाएगा? 350 में से 250 जाएंगे 100, 450 में से 350 100। रेशियो 1:1 रेशियो आ गया। मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, इस एक की वैल्यू है 10, तो इस एक की क्या होगी? ये भी तो 10 होगी। कर्मचारियों की कुल संख्या आ गई 10 + 10 20। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए? 20। तो आपका आंसर आपके सामने। इसलिए मैं कहता हूँ मिक्सचर एलिगेशन, यानी एलिगेशन एक आपका ऐसा कंसेप्ट है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में आपका हल कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा समझ आ गया होगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th में क्या कह रहा है? एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, नोट करते चलिए साथ साथ। और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है। कागज की लंबाई बताइए। परिमाप, तो आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2 × L + B। 128 L + B कितना आ जाएगा? 64। लंबाई बतानी है तो चौड़ाई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कितनी? लंबाई -24। बी की जगह क्या पुट करूंगा? L - 24। ये हो गया 64। 2L = 88।
लंबाई की वैल्यू निकल के आ गई 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आपके सामने। तो ये था 9th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। चलते हैं आगे 10th क्वेश्चन। तो ये 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है, खुद से आप ट्राई करेंगे और कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर आप कमेंट करें। अब कल के सेशन में जो हमें होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 2 तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइड बाय x प्लस वाई का मान क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन था। माइनस का 3xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, ये इसका मान आपको निकालना था। यहाँ पे x की वैल्यू 7 और y की 2 गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। पहला तो मेथड है कि डायरेक्ट आप यहाँ जहाँ पे x है यहाँ पे y है उनकी वैल्यू पुट कर लो, वो भी आसान है मेथड, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत खर्च होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यूब करोगे, यहाँ क्यूब, फिर उनको माइनस यहाँ पे सोल्व करोगे। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। वो कैसे कि जितना हो सके स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को छोटा कर लो। छोटा कैसे करेंगे, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए आपको, जो होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कट गया, क्या बच गया मेरे पास, एलसीएम अगर लूँ तो एक्स प्लस वाई आएगा, ऊपर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3xy। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करें, एक तो यहाँ पे सॉल्व करते, एक यहाँ कैलकुलेशन सॉल्व करते, आपके सामने है नतीजा। एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की 2, इसका स्क्वायर 7 प्लस 2, ये आ गया 25 और ये आ गया 9, तो 25/9 आपके सामने आंसर। तो यही चीज मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना शॉर्ट करें। तो ऑप्शन नंबर बी 25/9 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास की पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर पे अभी अपलोड कर दूंगा, वहां से चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।